student, this is video for 9th class biology chapter the fundamental unit of life. Yesterday we have discussed the endosmosis and exosmosis. Now we are going to understand that three types of solution: hypotonic solution, hypertonic solution and isotonic solution. We have discussed about hypotonic solution and hypertonic solution. The hypotonic solution, the solution that have high water concentration comparatively as cell, and hypertonic solution that has less water concentration than cell. Now isotonic solution, when the concentration of water is same in the cell as well as its surrounding solution. This type of solution is called iso that means same, isotonic solution. You have to remember that there is no osmosis in isotonic solution because in isotonic solution there is no concentration gradient, so movement of particles is not going on. Now next topic after plasma membrane, that is cell wall. Cell wall is a tough, non-living and it is also a covering but outside the plasma membrane. मैंने आपको बताया था सेल के अंदर जो आउटर लेयर होती है इट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट इन सम अदर ऑर्गेनिजम्स like plants, bacteria, they have also a extra covering which is called cell wall. It is found in plant cells, fungal cells and bacterial cells. It is not selectively permeable, it is freely permeable. That means it allows everything to pass out through it. It is generally made up of cellulose in case of plants, and cellulose, it is a material which provide structural strength to plants. जो plant होते हैं उनको structural wise जो strength है, मजबूती जो है, ये cellulose इस cell wall की वजह से ही plant के अंदर आती है. What is the function of cell wall? It permits the cells of plants, fungi and bacteria to withstand hypotonic conditions without bursting. अभी आपने थोड़ी देर पहले ये समझा था कि एंडोस्मोसिस होता है, एक्सोस्मोसिस होता है. तो अगर हम कभी सेल को, प्लांट सेल को, बैक्टीरिया सेल को या फंगल सेल को किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख देते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दैट विच हैज़ मोर वाटर कंसंट्रेशन दैन सेल, देन एंडोस्मोसिस अकर्स. तो एंडोस्मोसिस होने की वजह से जो प्लांट के अंदर है वो वाटर जो है जाता है, तो जिसकी वजह से सेल स्वेल अप हो जाती है. अब ध्यान से समझेंगे. अब जो ये बाहर की आउटर कवरिंग है दैट इज़ सेल वॉल एंड इट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो जैसे ही एंडोस्मोसिस होता जाएगा, लेकिन अगर नॉर्मल सेल है विदाउट सेल वॉल तो क्या होगा, ज़्यादा एंडोस्मोसिस होने की वजह से सेल जो है कैन बर्स्ट माने फट सकती है. लेकिन ये सेल वॉल होने की वजह से विच इज़ मैकेनिकली स्ट्रेंथ जो देती है सेल को, जो स्ट्रॉन्ग है, ये वाटर इतना ही जा पाता है जितना कि इस सेल वॉल के अंदर आ सके सेल. तो इस वजह से ये जो सेल वॉल है सेल को फटने से रोक देती है. नाउ इट हैज़ नैरो पिट्स. इसमें आप छोटे छोटे पिट्स मैनी पोर होते हैं और जिनके थ्रू फाइन स्ट्रैंड्स ऑफ साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जो ये लिक्विड होता है इट इज़ कोल्ड, सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी जितना भी ये पार्ट होता है इट इज़ कोल्ड साइटोप्लाज्म. तो ये जो साइटोप्लाज्म है इन स्ट्रैंड से होता हुआ दूसरे सेल के साथ हमेशा कनेक्ट रहता है और इस तरह से एक प्लांट सेल दूसरी प्लांट सेल के साथ कनेक्ट रहती है और इन कनेक्शन को प्लाज्मोडेस्माटा
कहते हैं। और ये सेल वॉल जो है दो प्लांट सेल को आपस में कनेक्ट करती है और इसके थ्रू ही ये आपस में जो है कनेक्ट रहती हैं और जो मटेरियल वगैरह है वो आराम से इनमें से क्रॉस हो सकता है। ऐसे ही जब हम ऑस्मोसिस या इस तरह का कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हम एक टॉपिक और पढ़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस का क्या मतलब होता है? इट इज़ द फिनोमेना इन विच अ लिविंग प्लांट सेल लूजेज वाटर थ्रू एक्सोस्मोसिस। अगर हम किसी प्लांट सेल को अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे, द सॉल्यूशन विच हैज़ लो वाटर मॉलिक्यूल दैन द सेल, तो क्या होगा? जैसे कि आपको पता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होते ही एक्सोस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगा और प्लांट सेल का जितना वाटर कंटेंट है वो बाहर की तरफ मूव करेगा और जिसकी वजह से सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगी। और डायग्राम कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा। तो ये सेल जो है श्रिंक हो गई है, लेकिन सेल वॉल जो कि डेड मटेरियल का है वो ऐसे ही रहेगा। तो इस तरह के फिनोमेना जिसमें कोई एक्सोस्मोसिस के बाद सेल जो है श्रिंक हो जाती है, तो इस तरह के फिनोमेना को प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। तो इसमें जो प्रोटोप्लाज्म है वो सेल वॉल के अंदर ही श्रिंक हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? तो प्रोटोप्लाज्म समझने के लिए ऑल द मटेरियल इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का सब कुछ, चाहे वो साइटोप्लाज्म हो चाहे वो न्यूक्लियोप्लाज्म हो, सब कुछ जो भी मटेरियल है दैट इज कॉल्ड, जो भी लिविंग कंटेंट है वही प्रोटोप्लाज्म होता है। तो ये हमने समझना है। इस टॉपिक पे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिखे हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर रही हूँ, देखेंगे आप और करेंगे नोटबुक में ध्यान से। नेम द मॉलिक्यूल विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द फ्लेक्सिबिलिटी exhibited by the plasma membrane. Why plasma membrane is called selectively permeable membrane? Name the process by which CO2 is removed from the cell. Apart from gaseous exchange, how is diffusion important for organisms? Which component of plant cell provides the structural strength to it? तो ये थोड़ा सा क्वेश्चंस थे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ न्यूक्लियस। मैंने आपको बताया था बेसिकली सेल के अंदर 3 कंटेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेली, साइटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को ब्रेन भी कहते हैं सेल का। इसको रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था। और अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ये डबल लेयर्ड कवरिंग होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और देयर आर न्यूमरस पोर्स, इसमें आपको बहुत सारे इसकी मेम्ब्रेन में पोर्स दिखाई देंगे और जिसको न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। न्यूक्लियर पोर्स का फंक्शन क्या है? इससे मटेरियल ट्रांसफ़र होता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ। न्यूक्लियस में बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं विच आर विजिबल एज रोड शेप, दैट मीन्स ये क्रोमोसोम रोड शेप्ड के होते हैं, लेकिन हमें हर वक्त नहीं दिखाई देंगे सेल के अंदर। ये तभी दिखाई देंगे जब सेल बिल्कुल डिवाइड होने वाली होती है। इन न्यूक्लियस देर इज़ अ लिक्विड कंटेंट विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जितना भी लिक्विड कंटेंट होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक डेंस कलर्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस एंड इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलस के अलावा क्रोमेटिन मटेरियल भी होता है जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। इट इज़ द डायग्राम ऑफ न्यूक्लियस। हम इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। ये डायग्राम है न्यूक्लियस का। इसमें आपने देखना है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये मेम्ब्रेन है, दिस इज़ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन है, इनर एंड आउटर
और बीच बीच में आपको यहाँ पर पोर दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोपोर्स। यहीं से जो मटेरियल है ये पास आउट होता है। ये जितना भी लिक्विड आप कंटेंट देख रहे हो, फ्लूइड कंटेंट देख रहे हो, इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये आप जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इट इज़ कॉल्ड क्रोमेटिन। एंड ये जो आप डेंस कलर का स्फेरिकल पार्ट देख रहे हो, इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस। ये सेल के अंदर जो आप स्फेरिकल स्ट्रक्चर देखते हो, इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस को ही ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। और यही न्यूक्लियस पूरी सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है उनको कंट्रोल करता है। बहुत मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं न्यूक्लियस में 3 चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स। फर्स्टली न्यूक्लियोलस, मोर और लेस राउंड स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। राउंड स्ट्रक्चर आपको मैंने भी बताया, इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस। इट डज नॉट हैव मेम्ब्रेन, इसमें बाहर की तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती और सेल डिवीज़न के दौरान ये डिसअपियर भी हो जाता है। और कहा जाता है इट इज़ द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, जो आप बाद में पढ़ेंगे चैप्टर के आगे। नेक्स्ट इज़ क्रोमेटिन। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, इट इज़ कॉल्ड क्रोमेटिन। ये क्या है? ये एक नेटवर्क है बहुत लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का। एक्चुअली ये डीएनए कंटेनिंग है, यहाँ पर डीएनए है। और यहाँ पर ये समझने की बात है, क्रोमेटिन कुछ और नहीं है। यही क्रोमेटिन जब सेल डिवीज़न होती है, सेल डिवाइड हो रही होती है, तो उस वक्त यही कंडेंस होकर के क्रोमोसोम का रूप ले लेती है। अब क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम ये समझना है आपने, इट इज़ डीएनए। और डीएनए क्या होता है? इट इज़ रेस्पॉन्सिबल टू कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू इट्स नेक्स्ट जनरेशन। पेरेंट्स से जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आइज़ किस कलर की बनी है, आइज़ का क्या साइज़ है, क्या शेप है, आपके पेरेंट्स जैसे ही आपके हेयर्स हैं, आपकी हाइट है, एवरीथिंग जो भी कुछ आपके पेरेंट्स से आप तक जो भी कैरेक्टर पास आउट होते हैं, इन सब के लिए क्रोमोसोम ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एक्चुअल में क्रोमोसोम क्या है? एक्चुअल में क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का मिक्सचर है। और कई बार आपने एक वर्ड भी सुना होगा, जीन्स, और ये भी सुना होगा जीन्स जो है हमारी कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं। तो यही जीन्स हैं, एक्चुअली कुछ और नहीं है जीन्स। जो डीएनए पूरा फंक्शनल नहीं होता, इसके कुछ सेगमेंट्स, कुछ पार्ट ही फंक्शनल होते हैं, जो आगे जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं। दीज आर कॉल्ड जीन्स, इन्हीं को ही जीन्स बोलते हैं। आफ्टर दैट what are the functions of nucleus? It helps in cell division. It controls all metabolic का मतलब जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज सेल के अंदर होती हैं उन्हीं को मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। और जितनी भी ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उन सभी को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। इसी की वजह से इसको ब्रेन ऑफ द सेल या मास्टर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अभी आपने इसके स्ट्रक्चर में पढ़ा, इट कंटेन्स डीएनए। और डीएनए कंटेन होने की वजह से ये हेरिडिटरी का मतलब होता है कैरेक्टर्स का पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होना। तो हेरिडिटरी के ट्रांसमिशन में इस न्यूक्लियस की सीधी, जो आप देख सकते हो, सीधा रोल रहता है, क्योंकि इट कंटेन्स डीएनए। जब हम न्यूक्लियस पढ़ते हैं तो साथ में हम एक टॉपिक भी पढ़ते हैं, दैट इज़ न्यूक्लियोइड। अब ये न्यूक्लियोइड क्या है? कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं। इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था, मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन नहीं होती, और जिसकी वजह से एक क्लियर न्यूक्लियस जो है सेल के अंदर नहीं होता। और न्यूक्लियर रीजन तो दिखाई देता है, बट क्लियर न्यूक्लियस नहीं होता, और उस न्यूक्लियर रीजन में केवल डीएनए ही होता है। तो इस
अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को ही न्यूक्लियोइड माने न्यूक्लियस जैसा। और इस न्यूक्लियस के बेस पे हम ये कह सकते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। मैंने आपसे कहा था कि हम जब चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तब मैं आपको ये टॉपिक कराऊंगी कि न्यूक्लियस सेल में है या नहीं है। इसके बेस पर सेल 2 तरह की होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। और जैसी सेल होती हैं उसी के अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनिजम्स, जिसमें प्रोकैरियोटिक होती हैं वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और जिसमें यूकैरियोटिक होती हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसका मतलब जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस हो। प्रिमिटिव का मतलब जिसमें प्रॉपर डिफाइंड न्यूक्लियस ना हो, उसको हम प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। ऐसा मिलता है बैक्टीरिया में और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। यूकैरियोट्स क्या हैं? यू इज मीनिंग इज ट्रू एंड कैरोन माने न्यूक्लियर। ट्रू यानी कि यूकैरियोट्स द ऑर्गेनिज्म इन देयर सेल देयर इज प्रोमिनेंट एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर यूकैरियोट्स। जितने एनिमल्स हैं, जितने प्लांट्स हैं, जितनी फंजाई हैं, ये सब यूकैरियोट्स हैं। इसके बाद हम ये प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डिफरेंस पढ़ेंगे। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। फर्स्ट, साइज जनरली स्मॉल। प्रोकैरियोट जो होते हैं ज़्यादातर छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोट्स। μm मैंने आपको ये पहले भी बताया था, इट इज़ माइक्रोमीटर। ये भी जो है ये भी साइज़ को मेज़र करने की एक यूनिट होती है। न्यूक्लियस पहले ही मैं बता चुकी हूँ, पुअरली डेवलप्ड होता है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और इसी की वजह से इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और यूकैरियोट्स में वेल डेवलप्ड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। क्रोमोसोम, प्रोकैरियोट्स में एक ही क्रोमोसोम होता है जबकि इसमें मोर देन 1 होते हैं। आपको पता होगा हमारी सेल के अंदर 23 पेयर्स दैट मीन्स 46 क्रोमोसोम्स हमारी एक सेल के अंदर होते हैं। न्यूक्लियोलस जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट नहीं होता और इसमें प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एक जो है फीचर और है, इसमें जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं तो वो कोई भी ऑर्गेनेली इनके अंदर नहीं होती, दैट इज़ कॉल्ड। जैसे इसमें सभी ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपरेटस है, प्लास्टिड्स है, वैक्यूल्स है। इन सभी ऑर्गेनेली को आप 1 बाय 1 चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड यूकैरियोट्स, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। This is the diagram of both cells. This is the diagram of prokaryotic and this is the diagram of eukaryotic cell. In prokaryotic cell आप देख रहे हो यहाँ पर न्यूक्लियोइड बनाया है, नो प्रॉपर मैंने मेम्ब्रेन को नहीं बनाया है। ये सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, लेकिन इसमें राइबोसोम्स होते हैं क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। तो ये आप फ्लैजेला हैं इसमें जो इसको मूव करने में हेल्प करते हैं। तो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड दिस इज़ द डायग्राम ऑफ यूकैरियोटिक सेल। सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, वैक्यूल, दिस इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, दिस इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर बहुत सारे राइबोसोम लगे होते हैं। तो दिस इज़ द ऑल अबाउट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल।